तो नमस्कार मित्रों, दिग्विजय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये हर साल 7 सेटों में लगभग 6 सेट में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अनदेखा ना करें। ये काफी सरल व काफी आसान चैप्टर है। इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल ने राष्ट्र के स्वरूप का महत्वपूर्णता बताया है कि राष्ट्र किन किन कारणों से मिलकर बनता है। पहला इसका भूमि, दूसरा भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मेलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अगर भूमि हो, उस पर जन हो और उसकी संस्कृति ना हो तो राष्ट्र का स्वरूप कल्पना करना असंभव है। इसमें से किसी भी एक अंग को निकाल दिया जाए तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव हो जाता है। और इन तीनों के सम्मिलन से एक अच्छे राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण किसने किया है? भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह अनंत काल से है। उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यहाँ से बहुत ही आसान व सरल क्वेश्चन बनते हैं जो हर साल लगभग सेटों में पूछे जाते हैं। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। पार्थिव स्वरूप का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित। ठीक है फ्रेंड, पार्थिव का मतलब पृथ्वी से संबंधित। पृथ्वी से संबंधित हम जितने अधिक जागृत होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्ची अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होंगी वह निर्मूल है। यहाँ पर निर्मूल शब्द का अर्थ यह है कि जिस प्रकार की ऐसे बीज जिसमें से फल फूल पेड़ पौधे न निकल पाए, उनको निर्मूल कहते हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी राष्ट्रीय भावों को अंकुर पल्लवित होगा। मतलब वो जो अंकुर मतलब अंकुरण होगा, पल्लवित होकर फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब हम जितने ज्यादा अपने राष्ट्रीयता के जड़ें पृथ्वी में गहरी होंगी, ठीक है, उतनी ही वह अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा आवश्यक धर्म क्या है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अद्योपांत। अद्योपांत का मतलब होता है आदि से लेकर अंत तक। पृथ्वी के आदि से लेकर अंत तक की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना हमारा आवश्यक धर्म है। ये है तो कैसे है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब क्या है, ये राष्ट्र के लिए आवश्यक, राष्ट्र पर रहने वाले सभी जन का आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। मतलब छोटी हो या बड़ी, मतलब ताल तलैया, झील, नदी, पहाड़, वन, अंतरिक्ष, ठीक है, खजाने, मतलब जितने भी चीजें हैं, छोटी हो या बड़ी, उन सभी को हमको क्या करना चाहिए? देख रेख करना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। ये है तो क्यों है, ये है तो इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें अपनी कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी के संगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। आगे देखिए, गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब प्रतिवर्ष जो बादल हैं वो आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते रहते हैं। यहाँ पर दो पंक्तियां हमें याद आ गई हैं, सुनाते हैं
कि मेहनत कसों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए, फिर इन कोठियों का पानी कौन भरेगा। कि मेहनत कसों ने भूख में जो प्राण त्याग दिए, फिर इन कोठियों का पानी कौन भरेगा। और झील पर बादल बरस के चले गए, तो धरती की चुनर को धांगी कौन करेगा। देश के किसान को सिंदूर का सिला मिला, तो बोलिएगा देश को किसानी कौन करेगा। कुर्बानियों को यहाँ गालियां मिले, तो बोलो कुर्बानी देश पर जवानी कौन करेगा। तो कैसा लगा ये, चलिए आगे समझते हैं। तो हमारे अध्ययन के परिधि के अंतर्गत आने चाहिए उन मेघ जलों में परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान का कपाट खुलेंगे, कपाट का मतलब दरवाजा होता है, मतलब जब ज्ञान के दरवाजे हमारे खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्ष से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे ज्ञान के कपाट खुलते हैं, तो सैकड़ों वर्ष मतलब जितने पुराने बुराइयां होती है, हमारा शून्य होता है, अंधकार होता है, अंधकार भरी जीवन होती है, वो सब क्या होता है, अच्छे व उजाला दिखाई देने लगता है, तो अच्छे जीवन में पल्लवित हो जाता है। ठीक है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ऊपर वाले भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इस चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद हम आपको इसके गद्यांश और प्रश्न उत्तर आपको करा देंगे। ठीक है, यहाँ से समझिए। पृथ्वी माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों के अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी के गर्भ में पोषित मिला है। मतलब पृथ्वी ने अपने गर्भ के अंदर करोड़ों लाखों करोड़ों साल से अमूल्य निधियों को क्या कर रही है, धारण करके अपने गर्भ में पोषण किया, मतलब पोषण किया, पोषित किया है। दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के देह को किसने सजाया है। तो आप लिख सकते हैं कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार से मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए यहाँ से देखिए, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक अभ्युदय का मतलब उन्नति। ठीक है, हमारी आर्थिक उन्नति के लिए इन सभी की जांच पड़ताल करनी आवश्यक है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाला जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर, मतलब जितने भी जड़ पत्थर पहाड़ वगैरह हैं, वह कुशल मतलब कुशल शिल्पियों मतलब कारीगरों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे पत्थरों से मूर्तियां बनाई जाती हैं, शिल्पकार उसे काट के मूर्ति में परिवर्तित कर देते हैं, तो उनमें एक सौंदर्य हो जाता है। चाहे वो डिजाइन वगैरह देखते हैं, उस प्रकार के आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगरों पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट के नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों सदा कितना भाग रहता है। अतएव उनका ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी छोटे छोटे हमारे पत्थर अनमोल रत्न हैं, वह देश के नर नारियों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उनके सौंदर्य प्रसाधन के लिए छोटे छोटे पत्थरें का सदा भाग है। ठीक है, और अतएव हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है, और इन सभी पत्थरों या इन सभी चीजों का ज्ञान करना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। मतलब
जब जब तक सबके अंदर जानने की इच्छा नहीं होगी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है, तब तक क्या होगा, हम एक सोए हुए के समान कहलाएंगे, ठीक है, एक मरे हुए मुर्दे के समान समझ लीजिए, हम कह सकते हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि हम राष्ट्र में जितना हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, ठीक है फ्रेंड। रीता का मतलब खाली समझ लीजिए, एक तरीके से खाली न रहे, तभी मातृभूमि को पुष्कल समृद्धि और समग्र रूपमंडन से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आइए इसमें जो आपको वर्ड मीनिंग गड़बड़ होंगे उसको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए, ठाठ का मतलब होता है ढांचा। अथक का मतलब होता है क्या, परिश्रम, मतलब बिना थके हुए, क्या होता है, बिना थके हुए, ठीक है। ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, ध्येय का मतलब लक्ष्य होता है, ठीक है। आइए हम दूसरे इसके पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो पैराग्राफ है वो जन है, ठीक है फ्रेंड, पहले से रेस कर देते हैं। तो अब इसमें जन क्या कहता है, हमने पहले भूमि के बारे में पढ़ा, अब दूसरा जो है ये जन है। तो मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पूछता है क्वेश्चन में, राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है, तो मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है, ठीक है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्रीय स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक के भांति लिखा है माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः। माता यानी कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम समझते हैं। लिखा है, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इस भावना से राष्ट्रीय निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करते हैं। माता और पुत्र के भांति संबंध से ही जो पृथ्वी है वो अपने संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहां पर जन और भूमि का संबंध अचेतन है, ठीक है, और जड़ बना रहता है। जिस समय जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र का संबंध पहचानता है उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रमाण भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है यहाँ पर श्लोक, नमो मातृ पृथिव्य, नमो मातृ पृथिव्य, पृथ्वी माता को प्रणाम, पृथ्वी माता को प्रणाम। आगे के गद्यांश को समझते हैं। चलिए, लिखा है, यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ संबंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। मतलब ये जो धरती है इसी पर राष्ट्र की क्या है, भवन को तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र की चीर जीवन आश्रित रहता है और मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य का कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब जो पुत्र अपनी माता का सेवा करता है, यानी कि माता और पुत्र के भांति व्यवहार करता है, पृथ्वी के वरदानों में, पृथ्वी के संबंध में, यानी कि पृथ्वी के सभी भागों में उसका क्या होता है, वरदान में भाग लेने का अधिकार होता है। माता के प्रति अनुराग, सेवा भाव,
पुत्र का स्वभाव कर्तव्य है। मतलब पुत्र का जो कर्तव्य माता के भाव के रूप में होता है, ठीक उसी प्रकार से उसका भाव होना चाहिए। वह एक निष्कारण धर्म स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम के अधन पतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है, माता अपने पुत्र को समान भाव से चाहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको आप ट्रिक लगा लीजिएगा, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है फ्रेंड, ये हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट का ध्यान से तो माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है, उसमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार से भागी है। मतलब मातृभूमि के दुख और सुख में जो जुड़ा हुआ है वह समान अर्थों से भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाला जन का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों ने भरे हुए जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों में मानने वाले, फिर मातृभूमि पर पुत्र है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अनेक प्रकार से बोले जाने वाले भाषा, अनेक प्रकार से रहने वाले धर्म, जनपद, जल, नगर, पर्वत, अनेक प्रकार के सब माता पृथ्वी के क्या हैं? पुत्र हैं। इस कारण उनका सौहार्द व अखंडता है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे के आगे पीछे हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, किंतु इस कारण मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसको कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। पृथ्वी विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार दिया है। मतलब पृथ्वी जो है समान भाव से सबको उन्नति प्रगति का एक साथ अधिकार दिया हुआ है। ये नहीं कि किसी को छोड़कर कोई आगे बढ़ जाए और कोई पीछे रह जाए, इस प्रकार से कोई अधिकार नहीं दिया है। सबको एक साथ बढ़ने का अधिकार दिया है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग का सूद हमें लेना होगा। राष्ट्र के शरीर का एक भाग यदि अंधकार पर निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य में अंश के सामर्थ्य रहेगा। इस प्रकार राष्ट्र को जागरण और प्रगति एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीयता जन की जीवन इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पर उसके बाद राष्ट्रीय निवासी उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक है, जन संततवाही जीवन नदी प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है। अब राष्ट्र के स्वरूप का तीसरा अंग है संस्कृति। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्कृति रहन सहन जब तक नहीं रहेगा तब तक इंसान नहीं रहता है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों तक इस सभ्यता का निर्माण किया है, वहीं उसके जीवन का श्वास प्रवाह से है। बिना संस्कृति के जीवन की कल्पना करना या जन की कल्पना करना कदम्ब मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। यह संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि के जन के साथ साथ जन की संस्कृति महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति को विरहित कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन सौंदर्य के यश, अंतर्निहित ज्ञान और कर्म दोनों को पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाला जन ने ज्ञान के क्षेत्रों में सोचा और कर्म क्षेत्र में जो रचा है, दोनों रूप में हमें राष्ट्रीयता संस्कृति को दर्शन
मिलते हैं। जीवन के विकास युक्ति संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी विशेषताओं के साथ साथ युक्तियों को निश्चित करती है और उसके प्रेरित संस्कृति द्वारा विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र विकसित होती हैं, परंतु सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं, वृक्ष, वनस्पति एवं अदम्य भाव से उठते हुए पारंपरिक सम्मिलन के अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे को साथ मिलाकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र अपने जीवन के अनेक विधियों द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति समन्वय प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र की सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है जो व्यक्ति को सहृदय वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उससे आनंदित होता है। इस प्रकार उदार भावना से विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों के तारों के नीचे विकसित लोकों कथाओं संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद भरपूर मात्रा में प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति परिचय काल में उन सबका स्वागत करने के लिए आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, कहने का तात्पर्य है कि पूर्वजों ने हमारे धार्मिक, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति जो कुछ भी क्या अर्जित किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। मतलब दम गर्वपूर्व से उसे क्या करते हैं, हम धारण करते हैं और उसका तेज अपने भावी जीवन सचता देखना चाहते हैं। यही राष्ट्रीय संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। ठीक है, मतलब ये भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को एक जड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में अपने सारे मित्रों और ग्रुपों में शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड, अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा गद्यांश पद्यांश प्रश्न उत्तर के साथ। जय हिंद।